हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी मेंस 2024 की परीक्षा में कल का दिन जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 था। दोनों ही पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहां पर समय आता है सवालों का। सवालों के कि आखिर इन पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए और पेपर का स्टैंडर्ड कैसा रहा। बात करें पहले जीएस पेपर 3 की, तो जीएस पेपर 3 हमेशा से इकोनॉमी डोमिनेंट यहां पर पेपर रहता है। यानी कि 20 क्वेश्चन में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप पूछे जाए किस सब्जेक्ट्स को लेकर आते हैं, वो हमेशा से इकोनॉमी रहा। तो क्या इस साल का पेपर भी इकोनॉमी डोमिनेंट पेपर आया है या अन्य किसी सब्जेक्ट को यहां पर ज्यादा प्राथमिकता मिलती हुई दिखाई देती है? इसके अलावा करंट से क्वेश्चन यहां पर देखा है, जीएस पेपर 3 एक ऐसा पेपर है जो काफी यहां पर करंट ओरिएंटेड भी रहता है। तो क्या इस साल भी उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है या थोड़ा यहां पर डिफरेंस आया है? वहीं अगर बात करें जीएस पेपर 4 को लेकर के, तो हमेशा यहां पर देखा है एथिकल बेसिस क्वेश्चन है और इंटीग्रिटी एथिक्स को लेकर के यहां पे सवाल रहते हैं। केस स्टडी भी रहती है और इस साल यहां पर देखा है केस स्टडी के रूप में आपसे क्या पूछा गया है, किस तरीके के सवाल रहे हैं। और इसमें यहां पर देखा जाए तो एक ऐसा पेपर जिसमें बहुत ज्यादा नंबर यहां पे लाने में आपको समस्याएं आती हैं। तो आज इन दोनों ही पेपर को एनालिसिस करेंगे, समझेंगे यहां पर पेपर कैसा आया है और कैसा मानक यहां पर आयोग के द्वारा सेट किया गया है। वो भी अभ्यर्थी जो इस साल यहां पर एग्जाम को दे रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी यहां पर आपका पेपर नेक्स्ट ईयर टारगेटेड है वो जरूर इसे देखें, क्योंकि आपकी तैयारी जो कर रहे हैं इन पेपर्स को देखने के बाद समझ में आएगा कि आपको तैयारी कैसी करनी है और किस लेवल के यहां पर आपका डेडिकेशन होना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, किस तरीके की यहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स को लेकर के। तो शुरुआत करेंगे जीएस पेपर 3 से कि कैसा रहा है जीएस पेपर 3, क्या क्वेश्चन आए हैं, किस सब्जेक्ट से आए हैं और कितने यहां पर क्वेश्चन किस पेपर से आए हैं। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं जीएस पेपर 4 को लेकर के। जीएस पेपर 4 को देखा जाए तो यहां पे देखिए कुल 20 प्रश्न आपको दिए गए हैं और यहां पे आपको देखा जाए तो 10 प्रश्न पत्र लघुत्तरी हैं और 125 खंड और 10 यहां पर आपको 200 नंबर के हैं टोटल। अगर आप देखें तो यहां पे सामान्य अध्ययन का पेपर आपका 4 है यहां पर। इसके अंतर्गत देखा जो पहला यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें नीति कह सकते हैं शास्त्र को लेकर के पूछा गया है सिविल सेवक के दृष्टिकोण से, खंड आ में। तो यहाँ पे सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसमें नीतिपरक आचार संहिता और कार्य संस्कृति को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दूसरा देखा है तो मानव व्यवहार से रिलेटेड है, जिसमें नैतिकता के मूल आदर्शों को लेकर के उनके मूल्यों को विकसित करने में स्वामी विवेकानंद के विचार, यानी कि एक विचारक को लेकर के क्वेश्चन यहां पर आपको आता हुआ दिखाई देता है। तो स्वामी विवेकानंद के विचार जो है मानव व्यवहार में नैतिकता के मूल आदर्शों को लेकर के उनका क्या कहना है उसको इसमें आपको डिस्क्राइब करना था। एक और देखें अगर हम यहाँ पे देखा तो उन विभिन्न कौशलों की चर्चा कीजिए जिनके द्वारा एक लोक सेवक कानून के नियमों के प्रति, यहाँ पे जनता के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ा सकता है। यानी कि एक लोक सेवक कानून के पालन को कैसे सुनिश्चित कर सकता है, उसके द्वारा किस तरीके की यहाँ पे प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। तो लोक सेवक के गुणों को लेकर के यहाँ पे एक चर्चा इसमें करनी थी। आचार संहिता और आचरण संहिता के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए, उनके व्यवहारिक प्रभावों के अनुप्रयोगों का उपयुक्त उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखा जाए तो हमेशा से जब भी चुनाव होता है तो वहां पर एक आचार संहिता लागू हो जाती है और आचरण संहिता जो होती है वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो एक हर एक विभाग के अंतर्गत किस तरीके का अधिकारी होगा या किस तरीके की कार्य प्रक्रिया होती है, कैसे उसका अनुपालन होता है, सीनियर और जूनियर के बीच किस तरीके के यहाँ पे प्रक्रियाएं होती हैं, तो वो आचरण संहिता एक अलग होता है। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पर आपको इसके बीच एक अंतर यहाँ पर एग्जांपल्स आपको इसके देने थे। इसके अलावा अगर हम देखें शासन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार के अधिनियम यहाँ पर क्या है, तो एक सीधा सीधा कानून बेस्ड क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अगर आपको पता है, उसके बारे में आपको जानकारी है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका किस तरीके प्रयोग होता है। एक हमेशा से यह भी चीज रहती है कि कई बार सूचना के अधिकार को लेकर के सरकार के द्वारा कई बार कई मामलों में गोपनीयता के मुद्दों को भी रखा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है गोपनीयता बनाम पारदर्शिता, कितनी जरूरी है गोपनीयता, कितनी यहाँ पे जरूरी है पारदर्शिता। तो एक द्वंद्व सी स्थिति भी आपको बनती है। लेकिन जो मुद्दा यहाँ पे है कि शासन व्यवस्था में यानी कि गवर्नेंस में अगर हम देखें जो आपकी पारदर्शिता होनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसको लेकर के यहाँ पे सूचना के अधिकार का अधिनियम कहां तक प्रभावी रहा है, उसके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं कितना बेहतर है, या अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें हैं जहां पे ये पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, वो भी एग्जाम्पल्स अगर आपके पास हैं तो दे सकते हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन एवं कार्यस्थल पे सामंजस्य बनाने में सांवेगिक बुद्धि का यहाँ पर आपको प्रयोग बताना है। तो एक तरीके से देखा जाए जो बहुत जरूरी है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो चैप्टर आता है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के क्वेश्चन आपको आया है चैप्टर से। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट देखिए एक ऐसा पहलू होता है जहां पर हम लोगों को रेस्क्यू भी करना होता है। अगर कोई यहाँ पर आपको देखा लोग फंस गए हैं तो उनको निकालना भी है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, मेडिकल इत्यादि सुविधाएं, बीमारी, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, कोई मर गया है तो वहां पारिवारिक
यहाँ पे सांत्वना जैसी चीजें हैं, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वहां पर ही आपको किस तरीके का डिसीजन लेना है ऐसी सिचुएशन में, उसको लिखा जाए तो वहां पे एक इमोशनल इंटेलिजेंसी किस तरीके से काम करेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट दृष्टिकोण से वहां पे क्या आपके क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए, उसके आधार क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको देखना था। सार्वजनिक नीति नियोजन में यहाँ पे अप्रत्याशित परिणामों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है, उपयुक्त यहाँ पे तर्कों की यहाँ पे जानकारी दीजिए। तो देखिए हमेशा प्लानिंग कहते हैं ना, प्लानिंग करना जरूरी नहीं है, उस प्लानिंग को यहाँ पे लागू करना, उसको यहाँ पे साकार करना भी उतना यहाँ पर जरूरी पहलू है। तो जो पब्लिक के स्तर पे अगर हम देखें, जो पब्लिक पॉलिसीज होती हैं, उन पब्लिक पॉलिसी की प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को लेकर के अगर हम यहाँ पे उसे लागू करते हैं, उसमें यहाँ पे वो परिणाम हमें नहीं मिलता है, तो उसके जो मूल्यांकन होता है वो मूल्यांकन कितना जरूरी है, मूल्यांकन क्यों करना चाहिए। देखिए आपको कोई प्लान अगर आपने बनाया है तो सही है गलत है पता नहीं है, ठीक है, कागज पे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप उसे लागू करने जाते हैं तो कई बार क्या होता है, जो परिणाम आपने सोचा है वो ऐसे निकलते नहीं है। तो कहते हैं कि क्या किसी प्लानिंग के यहाँ पे लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए। मूल्यांकन इसलिए क्योंकि अगर आपको कुछ गलती पता चल रही है तो आप तय समय पर उसे सुधार करके उसमें नई चीजें इंक्लूड करके उसे बेटर कर सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको है, इसको यहाँ पर आपको लिखना है, सार्वजनिक नीति नियोजन में अप्रत्याशित परिणामों का मूल्यांकन यहाँ पर क्यों आवश्यक है। एग्जाम्पल्स आप इसमें दे सकते हैं, बहुत सही क्वेश्चन है। इसके अलावा एक लोक सेवक की अभिवृत्ति को आकार देने में समानुभूति की क्या भूमिका है। तो यहां पर देखा जाए तो एक और क्वेश्चन जो है एम्पैथी को लेकर के आता है। सिंपैथी एम्पैथी एक ऐसे टॉपिक्स है जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते रहे, तो इस बार यहां पे देखा है तो एम्पैथी को लेकर के क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है। इसके अलावा कमजोर वर्गों की बेहतर सेवा हेतु लोक सेवकों में सहिष्णुता एवं करुणा को बढ़ावा देने के लिए सुझावों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बेस्ड है, जब इस उत्तर को प्रभावी अगर आपको बनाना था तो यहाँ पे सहिष्णुता और साथ ही यहाँ पे करुणा को लेकर के कुछ केस जो हैं हाईलाइटेड रहे हों और जिसमें इस चीज के पहलुओं की यहाँ पे दरकार रही हो, उसको आप यहाँ पे कोट करके उस आंसर को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सहिष्णुता और करुणा की परिभाषा का चीजें क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको भी आप इसमें डिफाइन कर सकते थे। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है। लोक सेवक अक्सर अलग अलग पृष्ठभूमि अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ काम करते हैं। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि व्यावसायिकता बनाए रखते हुए उनकी आवश्यकताएं यहां पर पूरी की जाए। तो यहां पर एक वास्तविक क्वेश्चन कहते हैं कि लोक सेवक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप कई सारी जगहों पे जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग जगह पे काम करते हैं, लेकिन मानक जो है लोक सेवकों के जो गुण हैं, जो सिखाए जो चीजें आती हैं, आपको काम हर जगह वही करना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप अलग अलग लोगों के साथ किस तरीके का सामंजस्य आप कैसे बैठाएंगे, उसमें किस तरीके का रोल आपका होता है, क्या आपके क्या गुण होने चाहिए, किस तरीके से आप इन लोगों के साथ यहाँ पे सामंजस्य बिठाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर आप एक बताना था, इंश्योर करते हुए कि आप लोगों अलग अलग लोगों के साथ मिलकर के काम कैसे किया जा सकता है, क्या क्या यहाँ पे पॉइंट हो सकते हैं, तो उसको यहाँ पे कोट करना था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्वेश्चन अच्छे आए हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हैं, कुछ यहाँ पर चीजें हैं जो हाईलाइटेड हमेशा रहती हैं, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ अगर हम देखें तो ओवरऑल एथिक्स का पेपर अच्छा आया है और एग्जाम्पल बेस्ड है, उदाहरण अगर आपको आते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बात आते हैं सेकंड बेस को लेकर के, जो यहाँ पे 12 नंबर का है और आपको 200 शब्दों में लिखना है। तो पहला 8 नंबर का है जो 125 शब्दों में लिखना था। अब इसमें देखा जाए क्वेश्चन जो होते हैं ज्यादा डिटेल से आपको लिखने की जरूरत पड़ती है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि वर्तमान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की चुनौतियों से निपटने के लिए नैतिक आधारों की विवेचना कीजिए। तो आप भ्रष्टाचार को दूर करने को लेकर के कौन कौन से यहाँ पर हम देखें तो वर्तमान समय में जो सोसाइटी में आपको देखा जाए, मोरल एक बेसिस क्या होना चाहिए, हमें भाई घूस नहीं लेना है, ईमानदार रहना है, व्यक्तिनिष्ठ यहाँ पर आपको देखा है कि वस्तुनिष्ठ होना चाहिए कि व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए, कि इस तरीके की यहाँ पे प्रक्रिया होनी चाहिए, अपने साथ साथ सत्यनिष्ठा जैसे गुणों की बात की जाती है। तो क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से आपसे रोल आउट कर सकते हैं। पारदर्शिता इसमें एक बड़ा रोल यहाँ पर हो सकता है जिससे भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं ना होने पाए, और कुछ एग्जाम्पल्स भी आप इसमें दे सकते हैं जो यहाँ पर इसको वर्तमान समय में बेहतर काम करने के लिए हैं। जैसे कि आप वर्तमान समय हर चीज का ब्यौरा देते हैं, सरकार के द्वारा रूल्स रेगुलेशन लागू किए हैं कि सभी अधिकारी जो हैं वो अपना डेटा यहाँ पर आपको जारी करेंगे, जो भी संपत्ति इत्यादि का है, जो ऐप यहाँ पर आपको प्रयोग किए जा रहे हैं विभिन्न क्रियाकलापों में देखा जाए तो ई प्रणाली है, ई फाइलिंग है, ई ऐप है, उनके माध्यम से जानकारियों को साझा करना है। तो पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर के यहाँ पर और जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो इसमें आप सेट कर सकते थे। इसके अलावा लोक प्रशासन में कार्यरत अधिकारी के लिए सिविल सेवा मूल्यों का स्वरूप क्या होना चाहिए।
यह अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में इन मूल्यों के बीच कैसे संतुलन स्थापित करता है। तो एक व्यक्तिगत जीवन देखा जाए तो हमेशा एक लोक प्रशासन अधिकारी के मध्य ये हमेशा रहते हैं। तो सिविल सेवा मूल्य वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक मूल्यों में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में अलग अलग आप जानकारी देना है, उनको इंटरलिंकिंग करना है और इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर करना था। शासन व्यवस्था में कार्य निष्पादन का नैतिक आधार क्या है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, परिणाम निरपेक्ष और परिणाम सापेक्ष, ये दोनों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आते हैं। तो एक रिजल्ट कॉग्निजेंट और रिजल्ट नॉन कॉग्निजेंट के बीच यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट करते हुए आंसर लिखना था। इसी तरीके से देखा है तो लोक प्रशासकों के द्वारा नीति निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक नैतिक लक्षणों की प्राप्ति हेतु क्या साधनों की नैतिक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, परिणामों की प्रभावशीलता को दर्शाइए। तो देखा जाए तो नीति निर्माण यानी एक और क्वेश्चन देखा जाए तो जो पॉलिसी मेकिंग को लेकर के यहाँ पे लोक सेवकों की भूमिका को लेकर के पूछा गया है और इसमें भी देखा जाए तो पारदर्शिता की बात की जा रही है। तो काफी कुछ क्वेश्चन अगर हम देखें तो घूम फिर के आपको काफी जो फोकस्ड है तो लोक सेवकों को लेकर के, उनकी कार्य प्रक्रियाओं को लेकर के है, नैतिकता, पारदर्शिता, लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर लोक सेवकों से जो एथिक्स पेपर है ज्यादा इस बार यहाँ पर आपको पूछा गया है। एक आपको सामंजस्य बिठाने वाला एक लोक सेवक कैसा होना चाहिए, किस तरीके के गुण होने चाहिए, समाज के साथ कैसे चलेंगे, एक व्यवहारिक कैसा स्थिति होनी चाहिए, एक आदर्श कैसा होना चाहिए। तो एक ज्यादातर जो पेपर है वो आपको सिविल सेवकों की स्थितियों को लेकर के अलग अलग आधार पे आपसे पूछा गया है और जो कि एथिक्स के पेपर में आपको मूलतः ऐसा ही होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कुछ केस स्टडी भी आपसे पूछी गई है। जैसे पूछा गया है, आप एक नगर आयुक्त हैं, आपके नगर में प्रतिष्ठित महाविद्यालय स्थित है जिसमें छात्राओं की संख्या काफी अधिक है। इस महाविद्यालय में शौचालय प्रसाधन की स्थिति दयनीय है जिससे आए दिन छात्राओं को मानसिक, शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महाविद्यालय प्रशासन छात्राओं की बुनियादी सुविधाओं पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक नगर आयुक्त के रूप में आप छात्राओं के बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए महाविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के विरुद्ध क्या कदम उठाएंगे। तो या उनका भैया पूरे का पूरा महाविद्यालय को आप रद्द तो नहीं कर सकते क्योंकि छात्राओं का भविष्य यहाँ पे अटका है। तो किस तरीके कदम उठाएंगे, क्या सुझाव देंगे, क्या प्रक्रियाएं लागू करेंगे, क्या नियम होने चाहिए, क्या नियम रूल कायदे कानून आपके सिस्टम में क्या है, किस तरीके से योगात्मक एक स्थिति लागू की जा सकती है, एनजीओ का क्या यूज किया जाता है, प्रसाधन और प्रक्रियागत स्थितियों पे क्या काम हो सकता है। तो आप इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आधार हो सकते हैं और उसमें क्या सबसे सुटेबल्स रहेगा उसको आप यहाँ पर आप आंसर कोड कर सकते हैं। राजनीतिक अभिवृत्तियों को आकार देने और अंतरराष्ट्रीयकरण में समाज की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। पक्ष विपक्ष और अच्छा बुरा संदर्भों से यहाँ पे आपको जानकारी देते हुए आपको इसके बारे में आपको बताना है। एक राजनीतिक पॉलिटिकल जो एंगल यहाँ पे डेवलप हुआ है उसके क्या फायदे क्या नुकसान है और अंतरराष्ट्रीयकरण में देखा है तो समाज की भूमिका। प्रशासक के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक और देखा क्वेश्चन जो भ्रष्टाचार को लेकर के ज्यादा फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि इस बार का पेपर कुछ ऐसा ही है, भ्रष्टाचार कैसे दूर करना है सिविल सेवकों को, भारत में पारदर्शिता और इस तरह के मुद्दों को लेकर के क्वेश्चन पेपर इस बार का ज्यादा फोकस्ड है। इसी तरह निजी संबंधों में फिर से देखा जाए तो यहाँ निजी सार्वजनिक संबंध और सार्वजनिक संबंधों में व्यापार राजनीति में नैतिकता के मुख्य अंतर क्या है। एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार व्यक्ति की विश्वास विषय के प्रति व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो एक बार फिर से एक द्वंद्व क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फंसाकर कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और युवाओं के द्वारा संचालित एक पर्यावरणीय आंदोलन सोशल मीडिया रैलियों, प्रभावकारी व्यक्तियों और वैज्ञानिकों के सहयोग के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त करता है। समय के साथ इस आंदोलन ने सार्वजनिक समर्थन प्राप्त किया और सरकार को नीति में बदलाव का प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया है। एक सिविल सेवक के रूप में स्थिति को निपटने के लिए आप क्या रुख होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखा जाए तो आपको सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छा पेपर है ओवरऑल। और ज्यादातर अगर पूरा एनालिसिस हम पेपर का देखें तो सिविल सेवक केंद्र बिंदु है, सिविल सेवक के डिसीजन मेकिंग को लेकर के है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। दो अलग अलग पक्षों में की स्थितियों में रख करके सिविल सेवक किस तरीके के डिसीजन लेंगे, एक द्वंदात्मक एक तरीके का आपको स्थिति में क्रिएट करके आपके डिसीजन मेकिंग को जानने और समझने का एक प्रयास यहाँ पर किया गया है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो घटनाक्रम, उदाहरणों और किस तरीके से सिचुएशंस को वर्तमान समय में इंटरलिंकिंग आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो एग्जांपल्स भी आपसे पूछे कितना आप यहाँ पर वर्तमान समय से कनेक्ट कर पाते हैं, स्थितियों को कितना बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ओवरऑल एथिक्स का पेपर थोड़ा सा जैसा हमेशा एक्सपेक्टेड होता है कि आपको सोचने को लेकर के, आपको स्थिति को पहचानने को, आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने और सिविल सेवक के तौर में क्योंकि आप जाकर सेवा देने वाले हैं तो किस तरीके का एक आप डिसीजन मेकिंग, क्या सोच आपकी है पर्टिकुलर किसी
प्रक्रियाओं को लेकर के और कैसा होना चाहिए के बीच यहाँ पर एक क्रिएशन यहाँ पर जानने को समझने का प्रयास इस पेपर के माध्यम से किया गया है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूंगा एथिक्स का पेपर यहाँ पर एक अच्छा पेपर आया है। चलिए अब बात करते हैं अगले पेपर के बारे में। जीएस पेपर 4 के बारे में हमने बात कर ली है, बात करेंगे जीएस पेपर 3 को लेकर के कि यहाँ पर आपका जो अगला आपका पेपर है वो कैसा आया है। जीएस पेपर 3 की हम बात करेंगे। जीएस पेपर 3 में मूलतः अगर हम देखें तो ज्यादातर जो पेपर आपको आते हैं इसमें इकोनॉमी को लेकर के क्वेश्चन है। इसमें आपको देखा जाए तो काफी सारा अलग अलग आपको पेपर अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के आया हुआ है। साइंस एंड टेक है, इंटरनल सिक्योरिटी है, अन्य सारे यहाँ पर आपके मुद्दे हैं। तो कैसा पेपर यहाँ पर आपको देखा है, ज्यादातर इकोनॉमी डोमिनेंट एक पेपर रहा है। अगेन से हम देखेंगे 2 खंड में पेपर है। पहला खंड का 125 शब्दों में, दूसरे खंड को 200 शब्दों में यहाँ पर आंसर लिखना था। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो है खंडा में देखिए, पहला क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग को लेकर। एक ऐसा क्वेश्चन जो कई बार यहाँ पे पिछले वर्षों में भी आ चुका है खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के। तो यहाँ पे देखिए खाद्य प्रसंस्करण वाला जो टॉपिक है एक बार फिर से यहाँ पर पूछा गया है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में ऊर्ध्व प्रवाह और अधो प्रवाह क्रियाओं के प्रमुख अवयवों की यहाँ पर सुधारण चिन्हांकित कीजिए। तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कि यहाँ पर अपर और नीचे की यहाँ पर किस तरीके का एक प्रोसेस है, किस तरह से कनेक्टेड है, व्यापार कैसे होता है, सारी चीजें यहाँ पर कैसे कनेक्शन है और उनके एग्जांपल्स आपको बताते हुए इसका आंसर यहाँ पे लिखना था। बहुत कठिन नहीं था, एक रिपीटेड क्वेश्चन भी मैं कहूंगा क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण लगातार इस तरह क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा अपनाए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। एक और मैं कहूंगा आसान सा क्वेश्चन है। सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं, ऐप चलाए गए हैं जहां पर उनको रियायती दरों पर आपको चाहे केसीसी के बारे में हो या फिर आपको कई योजनागत चीजें हैं जिनका आप एग्जांपल थोड़ी चीजों को लेकर के इसके बारे में आंसर कर सकते हैं। तीसरा देखा जाए तो भूदान आंदोलन को लेकर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में देखा है तो भूमि सुधार एक हिस्सा था, इसके प्रमुख प्रभाव की यहाँ पे चर्चा कीजिए। थोड़ा सा हिस्ट्री बेसिस, थोड़ा सा इकोनॉमी बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है भूदान आंदोलन और भूमि सुधार के मुद्दों को लेकर के। और भूदान आंदोलन बेसिकली यही था कि जिसके माध्यम से लोगों को जमीन के यहाँ पर जो एक वर्ग विशेष के पास है वो आपको अलग अलग लोगों तक पहुंचे और उसके माध्यम से यहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास जमीनें हों, जिनके पास बंधुआ मजदूरी जैसी स्थितियां थी, उसके माध्यम से किस तरह इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर लोगों का कैसे सुधार हुआ, तो वो चीजें यहाँ पर आपको करनी थी। अच्छा क्वेश्चन है ओवरऑल, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें नई आर्थिक नीति ने किस प्रकार भारत में रोजगार के ढांचे को परिवर्तित किया है, मूल्यांकन कीजिए। तो वर्तमान समय की स्थितियों को थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कीजिए। भारत सरकार की नई आर्थिक नीति, उसके विभिन्न कारण, प्रभाव और उससे क्या इफेक्ट आपको वर्तमान समय में रोजगार को लेकर के देखने को मिलता है। कुछ यहाँ पे स्टैटिक बेस दे सकते हैं रोजगार की स्थितियों को लेकर के और उसके माध्यम से क्या शिफ्टिंग आपको देखने को मिलती है। मोस्टली आपको देखा है तो स्वरोजगार, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप्स को एक ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट होते हुए भी दिखाई देती है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे इसमें चर्चा कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पर इकोनॉमी बेस्ड है। पांचवा क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि भारत जनसंख्या लाभांश की अवस्था से गुजर रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी की समस्या समोपयुक्त तरीके से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की विवेचना कीजिए। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर के क्वेश्चन एक बार फिर मैं कहूंगा रिपीटेड है। जनसंख्या लाभांश को लेकर के पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और अगेन से यहाँ पर इसे रोजगार के साथ कनेक्ट किया गया है, जिससे पहले भी अगर हम देख रहे हैं तो रोजगार पर की स्थितियों को लेकर के बात करता हुआ दिखाई देता है, आर्थिक नीतियों को लेकर के बात करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो बहुत कुछ यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी के यहाँ पे जानकारी देनी है, सरकार के उपायों की चर्चा करनी है, स्थितियां किस तरह डेवलपमेंट हुई हैं और क्या और किया जा सकता है, सरकार की क्या क्या पॉलिसीज को लेकर के अब तक चलाई गई हैं उनको यहाँ पर कोट करना था। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में भी जानकारी स्टार्ट करनी है। जनसंख्या की वर्तमान स्थिति कैसी है, युवा सबसे युवा जनसंख्या आपकी है, कितनी यहाँ पे जनसंख्या उसका कितना परसेंट युवा है, एजुकेटेड लोग हैं लेकिन स्किल्ड की समस्याएं हैं, तो वहां पर आपको उसको लेकर के भारत में स्थिति कैसी है, एक डिस्क्राइबिंग यहाँ पर आपको नेचर के साथ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना था। अच्छा क्वेश्चन ओवरऑल यहाँ पर पर्सपेक्टिव से रहेगा। तो ये यहाँ पर पहला 5 क्वेश्चन अगर हमने देखा तो आपके इकोनॉमी बेस्ड है। छठा क्वेश्चन देखते हैं किस टॉपिक को लेकर के है। ग्रामीण उत्थान के लिए तकनीकी आधारित समाधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रमुख प्रयासों की चर्चा कीजिए। एक बार फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पे इकोनॉमी और साइंस एंड टेक को कनेक्ट कर दिया गया है, सरकार के प्रयासों के साथ जोड़ दिया गया है। तो ऐसे क्या क्या प्रयास यहाँ पर किए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए हाईटेक जैसे कि किसानी को लेकर के हैं, विभिन्न प्रकार के क्लस्टर्स उद्योग हैं, ई नैम यहाँ पर एक व्यवस्था है जिससे यहाँ पे फसलों के बेचे जाने की व्यवस्था की गई है, ड्रोन यहाँ पर आपको देखा है तो छिड़काव और सिंचाई के संदर्भ से यहाँ पर आपको की गई है, मैकेनिज्म जो ड्रिप सिंचाई इत्यादि को लेकर सिंचाई की व्यवस्था को। तो अलग अलग सेक्टर में देखा जाए तो तकनीकी का क्या क्या रोल यहाँ पर हुआ है, क्या क्या प्रयोग किया गया है, सरकार ने क्या उपाय किए गए हैं, तो वो सारी यहाँ पे सुविधागत चीजों को आप इसमें आंसर आउट करना था।
इसके बाद लगातार एक चर्चा का विषय देखा जाए तो करंट ओरिएंटेड रहा डिजिटल अरेस्ट, जो काफी यहाँ पे पिछले एक साल में चर्चा का विषय रहा। डिजिटल अरेस्ट को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। विगत 3 वर्षों भारत में डिजिटल अरेस्ट की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों की, तो करंट ओरिएंटेड साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। तो डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसमें किस तरह की समस्या होती है, कौन से राज्य में क्या क्या डेटा है, तो एक राज्य के बारे में बोला है, 3-4 राज्यों के बारे में जानकारी दीजिए, सबसे ज्यादा यहाँ पर है। और उसके बाद सरकार ने किस तरीके से लोग जागरूक करने और क्या क्या उपाय यहाँ पे किए हैं, आंसर आप इसको कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, टफ यहाँ पर नहीं है, बस जानकारी यह है कि आप कितना यहाँ पे करंट के साथ अटैच्ड हैं, तो बहुत अच्छा आंसर कर सकते हैं। इसके बाद देखा है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के भी एक क्वेश्चन आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपदा प्रबंधन के दौरान सुरक्षा एवं संरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को साइंस एंड टेक के साथ, यानी दो अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पे इंटरकनेक्ट क्वेश्चन इस बार ज्यादा पूछे जा रहे हैं बजाय किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के। तो यहाँ पर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट को इंटरकनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूप यहाँ पर आपदा प्रबंधन में कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, क्या भूमिका हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पर आप जानकारी दे सकते हैं। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की भूमिका, डीआरडीओ को लेकर के वर्तमान समय देखा जाए तो किस तरीके से आपने डीआरडीओ के भारत पाकिस्तान के यहाँ पर आपको कह सकते हैं सीमित, आप कह सकते हैं सीज फायर या जंग या झड़प या कन्फ्लिक्ट की स्थिति आप कह सकते हैं, पूरा फुल फ्लेज्ड युद्ध तो नहीं था, लेकिन उस दौरान जिस तरीके से भारत की सुरक्षा यहाँ पर की गई, भारत के लोगों की सुरक्षा की गई है, अब मिसाइल्स और ड्रोन को यहाँ पर रोका गया है, उसको लेकर के क्या क्या यहाँ पर डेवलप किया गया है, डीआरडीओ ने भारत की सुरक्षा को लेकर के क्या क्या काम किया, क्या क्या चीजें, मिसाइल्स हो गई आपको, चाहे इसके अलावा टेक्नोलॉजीज प्रणाली को लेकर इसरो के साथ काम करता है, मिसाइल प्रणाली यहाँ पर आपको है, आकाश डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर विकसित किया गया है, ड्रोन सिस्टम यहाँ पर जो विकसित कर रहा है, तो वो सारी चीजें जो यहाँ पर डीआरडीओ की भूमिका है उसको यहाँ पर कोट करना था। भारतीय तटरक्षक बल के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिए, उससे निपटने को लेकर के प्रभावों प्रयासों की यहाँ पर व्याख्या कीजिए। तो देखिए दो टॉपिक यहाँ पे आपको देखा था, ये भी आपको साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी से कनेक्ट करता हुआ क्वेश्चन है, और ये भारत आपका भारतीय तटरक्षक बल में भी देखा जाए तो आपको एक इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो क्वेश्चन ओवरऑल अगर हम देखें फर्स्ट हाफ काफी अच्छा है, बहुत टफ यहाँ पर नहीं कहूंगा, बहुत इजी भी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी अगर आपके पास अच्छी है तो मीडियम बेस्ड क्वेश्चन है। ओवरऑल यहाँ पे फर्स्ट हाफ आपका पेपर सही है। इकोनॉमी में देखा जाए तो आप पहले फर्स्ट हाफ को डिकोड भी करते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक बार फिर से आपको देखा है तो 5 क्वेश्चन इकोनॉमी बेस्ड हैं। इसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो साइंस एंड टेक के साथ कनेक्टेड है, लेकिन अन्य सब्जेक्ट भी इसमें है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस है, इकोनॉमी है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक का रोल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ अकेले फील्ड के रूप में नहीं। एक बार जो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि अलग अलग फील्ड के में साइंस एंड टेक का जिस तरीके से यूज हुआ है, तो उसकी जानकारी आपको इंटरकनेक्ट होकर अगर आपने स्टडी की है तो आप यहाँ पर बेहतर आंसर कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एनवायरमेंट को लेकर के देखा है तो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपको फर्स्ट हाफ में देखने को नहीं मिला है। सेकंड हाफ में क्या एनवायरमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका क्या समावेशी विकास सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है, सोशल जस्टिस को इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ इंटरकनेक्ट किया गया है। सामाजिक न्याय जो कि बेसिकली आपको देखा है टॉपिक सोशल जस्टिस आपको पेपर 2 में आता है। भारत सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास को लाने के लिए क्या कदम उठाए गए, हमने उत्तर को यहाँ पर आंसर कीजिए। तो समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ आखिर क्या है, इसके माध्यम से हम क्या प्रयास करते हैं, तो सामाजिक न्याय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सरकार के द्वारा समावेशी विकास के पहलुओं को लेकर के क्या क्या प्रारंभ किया गया है, क्या क्या कार्य किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर क्या समस्याएं चीजें हैं, तो वो सारी चीजों का यहाँ पर कोट करना था। डिटेल कर सकते हैं क्योंकि 12 नंबर में लिखना है, यानी कि 200 शब्दों में। दूसरा क्वेश्चन है बजट का आधा उपयोग हो पाता है यदि उन्हें केवल नियोजन के उपकरण के रूप में ही यहाँ पे प्रयोग किया जाए, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो बजट एक थ्योरेटिकल बेसिस यहाँ पर क्वेश्चन है, बजट हमेशा पढ़ते हैं, करंट ओरिएंटेड चीजें काफी पूछी जाती हैं, लेकिन इस बार बजट से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, और यहाँ पे एक आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए क्वेश्चन को यहाँ पर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है, बजट का आधा उपयोग हो पाता है यदि उन्हें केवल नियोजन के उपकरण के तौर पर ही यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में नियोजन क्या है, बजट का प्रयोग मुख्य रूप से किस संदर्भ किया जाता है, पूंजीगत है, राजस्व व्यय है, इनकम के दृष्टिकोण से भी करते हैं, कुछ आपको देखा है प्लानिंग, कुछ यहाँ पर लोगों के हेल्पफुल करने के लिए दृष्टिकोण से करते हैं। अगर एक ही पहलू पर ध्यान देंगे तो हमारा आधा उद्देश्य पूरा होगा, हम यहाँ पर उसके बारे में आपको आंसर कर सकते हैं। इसके बाद भारत में सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास में राज्यों और केंद्र सरकार की भूमिका का आकलन करना है। इस संदर्भ देखा जाए कोई योजना पूछी गई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश भर में सिंचाई की पहुंच को बेहतर बनाने कैसे मदद कर रही है, क्या कवरेज हुआ है, कितना यहाँ पर उसके अंतर्गत कितने क्षेत्र को सिंचित किया गया है, उससे कितना प्रोडक्शन आपको बढ़ा है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को यहाँ पर डेटा आपको इसमें यूज करना था। प्रधानमंत्री
कृषि सिंचाई योजना क्या है, इसके अंदर क्या उद्देश्य यहाँ पर स्थापित किए गए उसके बारे में लिखना था। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको इसमें देनी है। हाल के वर्षों में भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की रणनीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, आलोचना मूल्यांकन ऐसा भी नहीं कर देना है कि पूरी आलोचना कर देनी है। गरीबी, क्योंकि भारत ने काफी बड़े स्तर पर देखा है, गरीबों को गरीबी लाइन के रेखा से बाहर भी निकाला है, लेकिन हाँ पूरी तरीके से अभी हम नहीं कर पाए हैं। तो पक्ष विपक्ष दोनों स्तरों पे जानकारी यहाँ पे देखनी है और क्या बेहतर किया जा सकता है उस संदर्भ से लिखते हुए संसद को यहाँ पे फिनिश करना था। इसके अलावा देखिए, बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं और भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए कितना आवश्यक है, इस रूप की यहाँ पर व्याख्या कीजिए। तो बफर स्टॉक जो अनाज को यहाँ पर सरकार के द्वारा खरीद करके रख लिया जाता है, और जब सूखा इत्यादि हो गई, बाढ़ कहीं आ गया जहां अनाज उत्पादन नहीं हो पाता, उस स्थितियों में लोगों को सस्ते दामों पर कोटे इत्यादि के माध्यम से चीजों को प्रोवाइड भी कराने का काम किया जाता है। गरीब लोगों को देखा है, अंत्योदय अन्न योजना जैसी चीजें उनके माध्यम से यहाँ पर 3 रुपए 5 रुपए 1 रुपए किलो के हिसाब से अनाज इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। और यहाँ पे आपातकालीन स्थितियों में भी यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। बफर स्टॉक के बारे में बताइए, उसका यूसेज बताइए, सरकार क्या कर रही है उसके बारे में बताइए, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं आराम से। इसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित, तो पहला अगर हम देखें 5 क्वेश्चन अगेन यहाँ पे पूरा इकोनॉमी है, तो डोमिनेंट क्या है, इकोनॉमी बेस्ड है। 5 पहले 5 दूसरे में, पूरे 10 क्वेश्चन साधे सीधे आपके इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। यानी टोटल 20 क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आ गया है इकोनॉमी। 50% इकोनॉमी डोमिनेंट पेपर है आपका। अगेन फिर से यहाँ पे देखा है इकोनॉमी जीएस पेपर 3। इसके अलावा साइंस से दूसरा यहाँ पे सबसे डोमिनेंट दिखाई देता है, क्योंकि या तो अकेले या तो यहाँ पर किसी सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंकिंग करके दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित वैमानिकी शास्त्र की तुलना आधुनिक वैमानिकी शास्त्र कीजिए और इस क्षेत्र में अनुसंधान है तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की नीतियों का उल्लेख कीजिए। तो भैया, पहले यहाँ पर हम कौन कौन से हथियारों चलाते थे और वर्तमान समय में हम यहाँ पर क्या हथियार चला रहे हैं, उनके मध्य यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है, पुराणों में इसको लेकर क्या जानकारी मिली है, वर्तमान में डीआरडीओ अन्य संस्थाएं इसको लेकर क्या काम कर रही हैं, कौन कौन से विभाग हैं जो इसके सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए आया है एनवायरमेंट को लेकर के, एकमात्र क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो क्या है कि भारत में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार की नीतियों का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। तो भारत में बताइए पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, जानकारी, संरक्षण, प्रयास, अधिनियम, कानून, योजनाएं बता करके आंसर लिखना था। दूसरा यहाँ पे देखिए, सामाजिक संजाल संथाल यानी कि सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं क्या होते हैं, इनका अनियंत्रित उपयोग साइबर हमलों की संभावनाओं किस प्रकार वृद्धि कर रहा है। वर्तमान समय में कुछ एग्जांपल से इसको शुरुआत कर सकते हैं, कैसा ऐसा प्रयोग करता है, पासवर्ड लीक हो रहे हैं, लोगों की प्राइवेसी लीक हो रही है, फोटोज वीडियोस कुछ भी यहाँ पे, पासवर्ड बैंक के लेकर के लोग अकाउंट खाली हो रहे हैं, ऐसे सारी जानकारियों के साथ और कई सारी अन्य यहाँ पर समस्याएं जो है सोशल नेटवर्किंग साइट से, उसके बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल से यहाँ पे जानकारी देनी है, विद एग्जाम्पल देना है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में भी जानकारी देनी है। पूरे देश में नार्को आतंकवाद एक गंभीर खतरा है, इससे निपटने के लिए यहाँ पर उपाय, तो आतंकवाद प्लस यहाँ पे नार्कोटिक्स यानी ड्रग्स का यहाँ पे मिला जुला स्वरूप है, तो उसके बारे में डिफाइन करिए, किस तरीके से राज्य में फैला है, उसके क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं, फंडिंग किस तरीके से आतंकवाद को कर रहा है, ड्रग्स बेच करके आतंकवादियों को पैसा मिलता है, उसके माध्यम से वो आतंकवादी घटनाओं को भी यहाँ पे अंजाम देते हैं, इसका किस तरीके से देश में यहाँ पर प्रभाव बढ़ा है, सरकार क्या कर रही है, खतरा क्या है, वो जानकारी। और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के क्रियाकलापों की एक व्याख्या करनी है, तो एक संस्था के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया है, संगठन को लेकर के। ओवरऑल अगर हम देखें पेपर अच्छा आया है। जीएस पेपर 3 मैं बहुत टफ नहीं कहूंगा, मीडियम रेंज का पेपर कहूंगा, इजी भी बहुत नहीं है, क्योंकि जानकारी आपसे कुछ ऐसी मांगी गई है जो आपको साइंस को लेकर के काफी अच्छी जानकारी यहाँ पर आपसे पूछी है, साइंस एंड टेक को लेकर के अलग अलग सब्जेक्ट का इंटरलिंकिंग करता हुआ। अगर आपकी समझ इंटरलिंकिंग प्रोसेस की है तो इस पेपर को आप अच्छा लिख कर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंटरलिंकिंग मेथड से इस पेपर को नहीं पढ़ा था तो ये पेपर आपके लिए यहाँ पे समस्याएं खड़ी कर सकता है। ओवरऑल अगर मैं कहूंगा पेपर 3 और पेपर 4 यहाँ पर बहुत अच्छे आए हैं, ओवरऑल एक्सपेक्टेड आए हैं। आज यूपीपीएससी की जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से पेपर अच्छा है। आप सभी यहाँ पर देखा जाए तो तैयारी अब जो करनी है यूपीपीएससी अगर एग्जाम की, तो आपको इस लेवल की करके चलनी है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि चीजों को समझना है, दूसरी चीजों से इंटरलिंकिंग करना है और हर एक पहलू को यहाँ पर डिटेल से एनालिसिस भी करना है, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं। तो आपकी समझ यहाँ पर काफी डीप और एनालिसिस बेस्ड होनी चाहिए। अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तभी आप इस एग्जाम के खासकर मेंस एग्जाम में अच्छा करके आ सकते हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले तो बधाई जो यूपीपीएससी एग्जाम्स की यहाँ पे इस बार यहाँ पर मेंस लिख रहे हैं। आई होप आप सभी यहाँ पे क्लियर करें और इस एग्जाम में यहाँ पर आपको फाइनली इंटरव्यू देने का मौका मिले।
जो अभ्यर्थी यहाँ पर इस साल यहाँ पर प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उन सभी को यहाँ पर मैं कहूंगा कि साथ में जुड़ें, तैयारी करें। गाइडेंस हमारे अंडर में आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से, जिसके में हम यहाँ पर सभी यहाँ पर आपको कोर्सेज कंप्लीट कराते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे अपने यहाँ पर बैचेस में, फाउंडेशन कोर्स में डिटेल से पढ़ाई गई हैं। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या सारी जानकारी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिलेगा, लिंक आपको मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जहाँ आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी एनालिसिस कैसा लगा आपको, पेपर कैसा लगा, कमेंट करके यहाँ पर हमारे वीडियो में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।